BANANA banana. GRAPES grapes. BLACK black. GRAPES grapes. Pineapple. Four one जा four. Four two जा eight. Four three जा 12. Four four जा 16. Four five जा 17. Four six जा 24. Four seven जा 28. Four eight जा 32. Four ten जा 40. Five one जा five. Five two जा 10. Five three जा 15. Five four जा 20. Five जा 25. Five जा 25. Five six जा 30. Five six जा 40. Five nine जा 45. Five ten जा 50. नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों के साथ किसी शिक्षक के निर्देशन में किसी स्कूल में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गफलत में हैं। वास्तव में यह वीडियो, यह दृश्य रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने का है, जहां सड़क पर बैठकर ये छोटे छोटे बच्चे अपने सुनहले सपने को साकार करने की दृष्टि से अब डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने ही बैठकर अपनी क्लास लगा रहे हैं। अपनी स्टडी उन्होंने शुरू कर दी है। उसका कारण है कि 134A रूल के तहत इनसे जो इनका एडमिशन टेस्ट लिया गया, उसके तहत मेरिट लिस्ट जारी की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन अब तक इन बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं हुए हैं। जी हाँ, इस रूल के तहत प्रावधान है कि गरीब परिवारों के बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में उनके मन माफिक स्कूल में एडमिशन टेस्ट के आधार पर लिए जाएंगे और ये वहां निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। लेकिन लगता है कि जिला प्रशासन, राजनीतिक जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के पैरोकार हैं, चाहे वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, लगता नहीं है कि उनकी कोशिश इन्हें वो मौलिक अधिकार दिलाने की है और ये बच्चे अपने सपने साकार कर पाएंगे। क्योंकि आज 23 दिसंबर है और कल 24 दिसंबर है। कल अंतिम दिन है, अंतिम अवधि है जब इनका एडमिशन होना था, जो निर्धारित की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। और अब तक एक भी बच्चे का एडमिशन ना तो रेवाड़ी में हुआ है और ना ही गुरुग्राम जैसे जिले में भी हुआ है। और यही स्थिति कमोबेश हरियाणा के सभी जिले में है। जिनका एडमिशन 134A रूल के तहत होना था, वो सभी बच्चे अब तक इंतजार कर रहे हैं और लगातार डिप्टी कमिश्नर, डीईओ और प्राइवेट स्कूल के बीच झूल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। उनके अभिभावक अपने रोजगार छोड़कर अपने बच्चों के सपने को साकार करने की दृष्टि से लगातार इन अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनके मौलिक अधिकार का संरक्षण करने वाला कोई हरियाणा में नहीं मिल पा रहा है। बस वो केवल कुछ ऐसे वरिष्ठ वकील हैं, कानूनी दुनिया के ऐसे लोग हैं जो इनके सहयोग के लिए लगातार इनके साथ
खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। तो इस खबर में आज हम पहले आपको गुरुग्राम की ओर ले चलेंगे, जहां एक अभिभावक अपने अनुभव आज साझा करेंगे। आखिर आज क्या हुआ और उन्होंने क्या कुछ शिकायतें भी की हैं या कुछ स्कूल ने एडमिशन लिए या नहीं लिए, वो उनकी बातें आपको सुनवाऊंगा। और उसके बाद फिर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको सीनियर एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज, जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगला क्या कदम उठाने जा रहे हैं। क्या इसे आप राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे या फिर कानूनी दुनिया में जाकर कानूनी दरवाजे पर आप खटखटाएंगे और इनको मौलिक अधिकार दिलाएंगे। और उसके बाद फिर हम आपको रेवाड़ी लिए चलेंगे, जहां की एडवोकेट कैलाश चंद लगातार लंबे अरसे से इन अभिभावकों का साथ दे रहे हैं और संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर इन बच्चों के साथ खड़े हैं। लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर डीईओ और डिप्टी कमिश्नर तक वो भी शिकायतें कर रहे हैं और इन अभिभावकों को मदद कर रहे हैं, लेकिन अब तक रेवाड़ी में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है। आखिर कैलाश चंद जी इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ेंगे और कैसे ये मौलिक अधिकार उल्लंघन का मामला कहां तक वो ले जाने वाले हैं। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा, क्योंकि ये कोर्ट से भी निर्णय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय हुआ था, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मुद्दा बनता है? इन सारे सवालों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले हम आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम की अभिभावक की बातचीत सुनाने और आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा और आज डीईओ से उनकी इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई और क्या डेवलपमेंट है इस मामले पर। गौतम सैनी जी, आपका द पब्लिक वर्ल्ड पर स्वागत है। आपके जो बच्चे थे, जितने बच्चे यहाँ गुड़गांव में थे 134A के तहत जिनका मेरिट लिस्ट में नाम सेलेक्ट हुआ था, क्या उनमें से किसी का आज एडमिशन हुआ? हाँ, डीओ मैडम से आज बात हुई थी। हाँ। लगभग कह रहे हैं मैडम 56 बच्चों का एडमिशन हुआ है। उन्होंने लिस्ट दिखाई थी। अच्छा, दी नहीं है हमें, लेकिन लिस्ट दिखाई थी। 56 बच्चों को बता रहे हैं आज एडमिशन हो गया है। अच्छा, 56 बच्चों का। हाँ जी, ठीक है, 56। ठीक है। तो और इस तो 1500 से अधिक बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ था, तो उन बच्चों के लिए क्या कह रही हैं डीईओ? उसके लिए मैडम कह रही है कुछ नहीं, आप कंप्लेंट करो, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर ये एडमिशन नहीं लेते हैं तो। अच्छा आज जबकि लगभग 300 पेरेंट्सों ने एप्लीकेशन दी डीओ मैडम को अच्छा और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो। अच्छा। हाँ, कल तक तो हम क्या कर रहे थे कि सबको एक ही एप्लीकेशन में सबके नाम लग के डाल रहे थे। आज इंडिविजुअल सबने अलग अलग वो दिया है। अच्छा, तो आज मतलब लगभग 300 पेरेंट्स ने डीईओ को शिकायत दी है संबंधित स्कूल के खिलाफ कि उन्होंने एडमिशन नहीं। अच्छा, जिसका जो स्कूल पढ़ता है। ओके, तो डीईओ क्या कह रही हैं कि हम एक्शन लेंगे? हाँ, डीओ मैडम कह रही है हम एक्शन लेंगे। अच्छा, ओके। तो अब आगे, जैसे कल तो अब लास्ट डेट है 24 है दिसंबर है सर, कल तो लास्ट डेट है 24 दिसंबर का। कल लास्ट डेट है। हमारी डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब कह रहे हैं कि डेट कोई मायने नहीं रखती, अगर आप पहले ही कंप्लेंट दे देते हो। सबसे पहले तो हम हर स्कूल के पास, हमारे पेरेंट्स सारे स्कूलों के पास गए हैं। अब स्कूल वालों ने हमसे कहा कि भाई अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो कंप्लेंट करो। तो पहले हम स्कूल के पास गए, वो हमारे सारे पेरेंट्स के पास प्रूफ है, हमने सबके प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं, स्कूलों में एंट्री वगैरह सब कुछ है। उसके बाद आज हमने डीओ मैडम से कंप्लेंट तक कर रखी है। उसके बाद भी हमारे बच्चों को अगर ना लिस्ट में से नाम कट जाता है, वो भी इस कारण के डेट हो चुकी है। तो इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, इसमें सरकार और स्कूल की गलती है। तो सर इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार के ऊपर हम केस भी डालेंगे या फिर वो डेट बढ़ाएं। ओके, तो मतलब अगला कल अगर एडमिशन कल तक नहीं होता है तो फिर आगे क्या क्या कार्रवाई करने वाले हैं? क्या सोचा आपने, क्या है प्लानिंग? अगर कल तक एडमिशन नहीं होता है तो कल के बाद हम कल तक तो वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें अंदर की एक किसी आप जैसे भाई ने सहयोग से पता लगाया है कि डेट इसकी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमारी डेट बढ़ जाती है तो समय मिल जाएगा और स्कूलों को भी टाइम मिल जाएगा, उनको सोचने के बारे में भी, हमारे सोचने के बारे में भी टाइम मिल जाएगा और उनको इस विषय में मिल जाएगा कि वो चाहते हैं। हो सकता है उनके मन में भी हो, क्योंकि आज एक दो स्कूल से बात हुई है, वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारी यूनियन बनी हुई है उनके पदाधिकारी हमारे पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम्हें एडमिशन नहीं लेना। अच्छा, ओके। तो ऐसा क्यों, मतलब स्कूल वाले क्या कहकर मना करते? जैसे एक तो ये बात आ गई कि भाई यूनियन वाले उनको प्रेशर डाल रहे हैं कि मत लेना एडमिशन, तो उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या बताते हैं तर्क वो ऑफिशियली? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार
सरकार की और इनकी कुछ मिला भगती है, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा, जितने भी हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनके कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में शेयर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस कारण से वो अब आपको पता है, जब उनके शेयर हैं तो वो अपने खिलाफ, अपने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं नुकसान, बिल्कुल ठीक बात है, तो उनकी जेब का भी नुकसान होगा ना सर। होगा, बिल्कुल ठीक बात है। यानी जब खुद ही वो थानेदार बने बैठे हैं तो वो क्या किसी के साथ निर्णय लेंगे? वो तो अपनी नफा और नुकसान की बात सोच रहे हैं। इसका मतलब बच्चों के मौलिक अधिकार की उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। उनको भविष्य, बच्चे के भविष्य का कोई ख्याल नहीं है। अगर उनको बच्चों के भविष्य का ख्याल होता ना तो अब तक, बिल्कुल ठीक बात है कि 10% का कोटा मिलता है गरीब बच्चों को, और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 4 या 5% ही भरे गए हैं, पहली अच्छा, बात। दूसरी बात कि हाँ, जो मतलब जितने भी टोटल नाम आए हैं वो सिर्फ मात्र 3% आए हैं। अच्छा, ये 3% को भी नहीं दे पा रहे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम वो कोटा बढ़ाएंगे 10% से 25% या 30% पे ले जाने के चक्कर में, जिसका केस चल रहा है, और दूसरी तरफ आज इस साल सिर्फ मात्र 30% लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, और वो उसमें भी आना, मतलब केवल 3 से 4% लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, और उसमें भी लिस्ट 3 के जो भरे गए हैं, लगभग 2,65,000 के समथिंग सीटें थी, और 65,000 के लगभग भरी गई हैं। अच्छा, पूरे हरियाणा के। तो इसका मतलब है कि पहले से ही बच्चे कम हैं, और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चों को उन्होंने उसकी छटनी कर दी होगी। और अभी तो बहुत सारे बच्चों को उनको वैसे भी निकाल देंगे वो, कोई ना कोई रीजन बना के कि भाई ये बच्चे के पास डॉक्यूमेंट की ये कमी थी, वो कमी थी, वो एक अलग मैटर है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिनके नाम आए हैं वो 3% से भी कम है। ये दर मेरे हिसाब से 1.5 या 2% ही रह जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं। एडमिशन की दर तो बिल्कुल 0 है, अभी 0 है। मतलब कुल मिलाकर के बच्चे आज भी, यानी आज 23 दिसंबर है, आज भी बच्चे और अभिभावक स्कूल और लघु सचिवालय के बीच में झूलते रहे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सड़कों की खाक छानते रहे। आज भी पूरा दिन इधर से उधर, यहाँ डीओ ऑफिस में जाते हैं, डीओ ऑफिस वाले कह रहे हैं हमने आपको लेटर दे दिया, ये लेटर लेके स्कूल जाओ, ये उनको स्कूल वालों को दिखाना। कईयों ने तो लेटर ही फाड़ दी। अच्छा, बिल्कुल वो सरकार का कोई वो नहीं कर रहे। उनको पता है वो शायद, है ना, हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं गुड़गांव जैसे शहर के, वो प्राइवेट स्कूल शायद हमारे सरकार से भी ऊपर हो गए। मतलब वो नियम कानून से ऊपर है, संविधान नहीं मानते, कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, सरकार के विभागीय आदेश को भी नहीं मानते। वो उनकी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, इसका मतलब। बिल्कुल, उनको पता है कि हमारी तरफ से सरकार से जो भी नुमाइंदे, उनको मोटी रकम जाती है, चाहे वो रिश्वत के तौर पे लगाओ या उनके कुछ भी कोई भी चीज ले लो, किसी भी तरह की रिश्वत तो कई तरह की होती है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि नहीं, अगर अभी तक बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है तो आपकी जो आशंका है वो मतलब आधारहीन नहीं है, बल्कि उसके आधार हैं, बिल्कुल। और ये बात समझ में आ सकती है कि आपकी जो समस्या है, आपकी परेशानी। और आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ मैं, आप हमारी बात को उठा रहे हो सर। जो गरीब बच्चे हैं ना, यही आने वाले समय के बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि जो अच्छे घरों के बच्चे हैं उनके तो माता पिता का बिजनेस सेट होता है, बिल्कुल। उन्हें तो अपने पिताजी का बिजनेस संभालना है या विदेश जाना है, जैसा भी है। लेकिन जो ये गरीब बच्चे हैं, यही कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ये अपने पूरे परिवार का सहारा बनने, ये गरीब बच्चे, और इन्हीं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के निर्माण में बिल्कुल इनका योगदान निश्चित रूप से रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो, और जैसी की जानकारी मुझे मिली है कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है और जो एडमिशन टेस्ट लिया गया, उसमें बहुत सारे बच्चों ने 70%, 80%, यहाँ तक कि 100% भी मार्क्स बच्चों ने लाए हैं, जैसी जानकारी मुझे मिली है। तो इसका मतलब बच्चे अगर कैपेबल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो इतने मार्क्स कैसे ला रहे हैं टेस्ट में, और इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये गरीब बच्चे हैं, इनको सरकार को एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल, यही बच्चे मेरिट में नाम लेके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो गौतम जी, आपका इनको सर एग्जाम से डर नहीं लगता, इनके एग्जाम चाहे 10 बार ले लो, इनको सुविधा चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। बड़े एग्जाम होते हैं उनमें धांधली हो जाती है, लेकिन बच्चे क्या धांधली करेंगे? बच्चों ने अपने बलबूते पे एग्जाम दिए हैं, और इनके अगर सरकार चाहती है दोबारा एग्जाम 2 बार ले, 3 बार ले, 4 बार ले, ये बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो दोबारा फिर से कामयाब होकर दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ, और इस लड़ाई में द पब्लिक वर्ल्ड हमेशा आपके साथ, हर कदम पर आपके साथ रहेगा, और हम इस लड़ाई को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे।
और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि ये मसला हल हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ड के साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी हमें अपडेट्स आप बताते रहें और हम इस मुद्दे को लगातार मजबूती के साथ हर बिल्कुल फोरम सर, पर उठाते रहेंगे। धन्यवाद गौतम सैनी जी, धन्यवाद द पब्लिक वर्ड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुलभूषण भारद्वाज जो सीनियर एडवोकेट हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने आज क्या कुछ अधिकारियों से बातचीत की और अगला स्टेप वो क्या उठाने वाले हैं बच्चों के हक में इस 134A रूल को लेकर, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है उसके तहत इन गरीब बच्चों का निःशुल्क एडमिशन स्कूलों में होना है। स्कूल किस प्रकार के बहाने कर रहे हैं और अब इसमें कानूनी और राजनीतिक रूप से वो किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं और इस लड़ाई को कैसे वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, आइए आपको सुनवाता हूं कि कुलभूषण भारद्वाज ने आज द पब्लिक वर्ड से बातचीत में क्या कुछ कहा। कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ड पर। और आज एक बार फिर हम आपसे मिल रहे हैं 134A से संबंधित मुद्दे को लेकर। गुरुग्राम में जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसको लेकर कल आपको डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था और डीईओ को समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था आपकी मांग पर, बच्चों को सहयोग करने की दृष्टि से, उसका एडमिशन कराने की दृष्टि से। जिन बच्चों के सिलेक्शन इसमें हुए हैं, आज क्या जानकारी है आपके पास? क्या कुछ बच्चों के एडमिशन हुए भी हैं या नहीं हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद कि आपने गरीब बच्चों की मांग को बड़े जोर शोर से प्रशासन के सामने उठाया, लोगों को दिखाया। जी। सुभाष जी, विडंबना ये है कि हम जो गरीब लोग हैं, जो 134 नियम के अंतर्गत जो हमारा दाखिला होना चाहिए था, उसके लिए आज हम दर दर भटक रहे हैं। और जैसा कि आपने कल बताया कि हमारे लिए उपायुक्त महोदय से मिले थे जी। उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे वीडियो मैडम को, डीओ मैडम को, कि वो जो है इस पर संज्ञान लें। तो आज की जो पूरे दिन की जो घटनाक्रम रहा कि अभिभावक गण विद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ विद्यालयों ने उनके पेपर तो ले लिए हैं जी। लेकिन दाखिले अभी तक कन्फर्म नहीं किए हैं, और कुछ विद्यालयों ने वही पुरानी बात के उन्होंने मना कर दिया है। अच्छा। तो कल हम डीओ साहिबा के समक्ष हाजिर होकर जिन जिन विद्यालयों ने दाखिला देने से मना किया है जी। उनकी हम लिखित में शिकायत डीओ साहिबा को देंगे। जी। भारद्वाज जी, ये तो कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मुद्दा है, उसके उल्लंघन का मुद्दा है, और जिला प्रशासन क्यों इस तरह से लाचार है आखिर किसी बच्चे के मौलिक अधिकार को दिलाने की दृष्टि से भी? इसमें सुभाष जी, शासन प्रशासन ने जो पंगु बना है वो सरकार की लापरवाही के कारण बना है जी। ये सरकार का जो जिसे बोलते हैं कि सरकार को जो निर्णय, कठोर निर्णय जनहित के लिए 134A के अंतर्गत गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, गरीब का बच्चा शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करे, ऐसा प्रयास हरियाणा सरकार का कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर तो वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है जी। अभी उस पर स्टे नहीं है। न्यायालय ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप जो है एडमिशन ना दें। ठीक है, न्यायालय में मामला चल रहा है लेकिन उसकी जो है डेट आगे लगी हुई है। लेकिन केवल और केवल न्यायालय के अंदर मामले का सहारा लेकर जो गरीब हम लोग हैं, हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो शिक्षा का हमारा अधिकार है वो उन्हें मिले, तो ये शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण हम दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। जी। मगर कुलभूषण भारद्वाज जी, सवाल ये उठता है क्योंकि ये इशू आम नागरिक से संबंधित है और आम बच्चे से संबंधित है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार का प्रोविजन संविधान में या उस आरटी एक्ट में किया गया या हरियाणा सरकार ने अपने एक्ट में किया है। तो ऐसे में अगर इन बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, और जैसी कि जानकारी है कि पिछले 2 वर्षों से तो इस प्रावधान के तहत किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है,
तो क्या उनकी राजनीति प्रभावित नहीं होगी? क्या ये उनके वोटर नहीं हैं जिस तरह से ये इस इशू को नकार रहे हैं या इसके प्रति निष्क्रियता दिखा रहे हैं या फिर इस इशू को, इस विषय को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं हरियाणा के? देखिए, चाहे रेवाड़ी का मामला हो, जी आज बिलासपुर से भी मेरे पास फोन आया जी और एक अभिभावक ने कहा कि मैंने जो है FB पर, सोशल मीडिया पर हमने देखा था आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी तो मैं भी परेशान हूँ, मेरे बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। जी तो हमने कहा है कि क्योंकि पटौदी क्षेत्र अधिकार क्षेत्र आता है DO मैडम का, या पटौदी जाइए और आप उनसे बात कीजिए। अगर वो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देते हैं तो आप जो है लिखित में शिकायत दें। और ऐसा ही रेवाड़ी के अंदर आपने देखा होगा, जी हाँ, तो पूरे हरियाणा भर के अंदर, और हम आपके चैनल के माध्यम से और जो भी हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो 134 एक के अंतर्गत हमारा परिवार आता है, हम पूरे हरियाणा के अंदर यह आह्वान करेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर हम सोचने पर मजबूर होंगे कि हमने इस सरकार को अपना मत देना है या नहीं देना है, ये तय करेंगे हम लोग। मतलब ये समझे हम कि आने वाले समय में ये एक बड़ा राजनीतिक इशू बनने वाला है। ये राजनीतिक इशू के साथ गरीब का हक और हुकूम है, जी जो हम लोगों को केवल वोटर समझकर, मात्र वोटर समझकर, हमारे वोटों को हथियाने के बाद जो पार्टी हमारी सुध नहीं ले रही है, तो उस पार्टी को हम सबक सिखाने का काम 2024 के हरियाणा के विधानसभा में करेंगे। जी, लेकिन हम इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में चलाएंगे। जी, ये एक पॉलिटिकल पहलू है, एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर, क्योंकि आप सीनियर वकील भी हैं इस जिले के और बल्कि इस प्रदेश के, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ऐसे में ये तो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का मुद्दा है। और दूसरी, अगर मैं एक पत्रकार के रूप में मैं ये समझूं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मुद्दा बनता है। तो क्या उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाने की आप सोच रहे हैं? क्योंकि आज 23 है, कल 24 दिसंबर है, यानी टुमारो इज द लास्ट डे। तो उसके बाद से अगर अब भी एडमिशन नहीं होते हैं और प्रशासन अगर इसमें सहयोग करने की स्थिति में अब भी नहीं है और ये इम्प्लीमेंट कराने की स्थिति में नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या टुवार्ड्स कोर्ट होगा आपका? हम दिल्ली जाकर, जी हम दिल्ली जाएंगे। जी हमने कल भी संपर्क किया था वहां पर, जी जो भंडारी जी है उनसे भी संपर्क किया था। जी फिर वहां पर मधुरिता मैडम है, हमने उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया है। हाँ, आप नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी हम लोग अगर कल हमें लगेगा यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जी तो हम निश्चित रूप से वहां पर जाकर, सभी अभिभावकगण वहां पर जाकर अपनी बात को रखेंगे। जी, अच्छा, मतलब अगला स्टेप आपका होगा कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड का दरवाजा आप खटखटाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात बड़ी चिंता पैदा करने वाली स्थिति है कि इसमें आखिर शिक्षा मंत्री जिन पर कि पूरे प्रदेश के, चाहे वह गरीब बच्चे हों या फिर अमीर बच्चे हों, सबके शिक्षा का पूरा दारोमदार उनके कंधे पर है, जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के कंवरपाल जी। तो आखिर वो क्या कारण है, क्यों वो इस तरह से निष्क्रिय हैं या इन चीजों को इम्प्लीमेंट कराने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, इच्छा शक्ति नहीं है। ये केवल कागजों के अंदर घोषणाएं कर देना जी या केवल कागजों के अंदर शुभारंभ कर देना किसी भी उस योजना का, जी जब तक वो धरातल के ऊपर नहीं उतरेगी तब तक मैं समझता हूं कि जो सही पात्र हैं योजना के, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी आज विडंबना है, आज दुर्भाग्य है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो 134 ए के अंतर्गत जो गरीब लोग, हम गरीब लोग, जो हमारे बच्चे शिक्षा विद्यालयों के अंदर ग्रहण करें, वो दर दर की ठोकरें खाने पर, इस सरकार की गूंगी बहरी सरकार के निकम्मेपन के कारण हम लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, अधिकारियों के धक्के खा रहे हैं, विद्यालयों के बाहर खड़े होकर हम धक्के खा रहे हैं। और आज तो जो अभिभावक हैं उन्होंने बताया कि जो गार्ड है विद्यालय के, वहां पर जो गार्ड नियुक्त हैं, वो गार्ड में भगाने का काम कर रहे हैं कि तुम रोज रोज यहाँ पर आ जाते हो, भागो यहाँ से। तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार भी जो है वो अभिभावकों के साथ हो रहा है।
क्या क्या आप अभिभावकों को, ऐसे अभिभावकों को आश्वासन ये आप देना चाहते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से कल हम जितने भी जो हमारे अभिभावक विद्यालय में गए थे जी और जिनको मना किया गया है या जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम उसकी जो लिखित के अंदर शिकायत कल जो डीओ साहिबा है उनके कार्यालय में जाकर उनको देंगे। जी, अच्छा, यानी ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन आप इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही फिर दम लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके साथ है और जनहित की इस लड़ाई में द पब्लिक वर्ल्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। हम मजबूती से इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे हर फोरम पर, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से। हम हमेशा इसको उठाते रहेंगे। हमारा साथ हमेशा आपको मिलता रहेगा जनहित की इस लड़ाई में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। अब आपको हम रेवाड़ी लिए चलते हैं, जहां एडवोकेट कैलाश चंद इस मुद्दे से लगातार लंबे समय से जूझ रहे हैं और लोगों को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक डिप्टी कमिश्नर और डीईओ तक वो लगातार खाक छान रहे हैं और अपने विशेषज्ञता का पूरा इसमें सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक भी बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराने में सफलता नहीं मिली है। और लगभग मुझे जानकारी है कि 2000 से अधिक बच्चे रेवाड़ी में इस 134A के तहत जो एडमिशन टेस्ट लिए गए थे उसमें मेरिट लिस्ट में आए हैं। उन बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ और कैसे आज बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के समक्ष ही अपनी क्लास लगाई, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई अब स्कूल की बजाय वहीं सड़कों पर शुरू कर दी है, आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है और इसमें किस प्रकार का लैकुना है, आखिर राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं है, क्यों अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं लोगों को मौलिक अधिकार दिलाने में, क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था या फिर संसद से पारित कानून है या फिर हरियाणा जो विधानसभा से पारित कानून है, आखिर उसको लागू कराने में जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक क्यों नाकाम रहे हैं। आइए सुनवाता हूं कि आखिर कैलाश चंद जी ने क्या कुछ कहा और इस लड़ाई को आगे वो कैसे ले जाने वाले हैं। आपका द पब्लिक वर्ल्ड पर स्वागत है। हालांकि आज हम एक बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट को लेकर हम लोग मिल रहे हैं और वो निगेटिव एस्पेक्ट यह है कि जो बच्चे हैं हमारे, उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना और आरटी 2009 के अनुसार जो प्रावधान 134A किया गया है उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने जो एग्जाम्स कराए, जो टेस्ट लिए एडमिशन के लिए, उसके बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं और आप उसमें सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कराने की दृष्टि से पेरेंट्स को भी आप सहयोग कर रहे हैं। आज क्या स्थिति, क्योंकि आज तो 23 है और 24 संभवतः लास्ट डेट दिया गया है एडमिशन की दृष्टि से, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति रही आज? सबसे पहले नमस्कार जी। देखिएगा, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, जो ये नियम 134 है ये हरियाणा एजुकेशन रूल 2003 के अकॉर्डिंग है। इसमें क्लियर प्रावधान है कि 25% बच्चे प्रदेश के निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ने के अधिकारी हैं। परंतु पिछली सरकार ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इसको 10% कर दिया जाए, परंतु उस नोटिफिकेशन की म्याद होती है 6 महीने। 6 महीने में अगर विधानसभा में उसको पारित कर दिया जाता है तो वो पास हो जाता है, अदरवाइज वापसी उसी रूल पे आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो विधानसभा में पारित नहीं किया, तो नियम अनुसार आज भी 25% बच्चों का राइट है। परंतु ये सरकार भी क्या कर रही है, पिछले नियम नोटिफिकेशन के आधार पे ही 10% दाखिले कराने के लिए बार बार आवेदन मांगती है। तो इस वर्ष जो आवेदन मांगे गए वो एक तो सेशन के लास्ट में मांगे गए, तो मामला था कोविड के कारण आवेदन नहीं हो पाए। परंतु वो चीज भी देखी जाए, जब आवेदन मांगे गए उस समय एक तो अक्टूबर और नवंबर माह में दीपावली की छुट्टियां काफी थी, एक कुछ और सरकारी त्योहार वगैरह आने की वजह से छुट्टियां ज्यादा होने के कारण और जो आवेदन करता थे उनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि तहसील कार्यालय से कुछ दस्तावेज बनने थे, कुछ अदर कार्यालयों से। हाँ, मतलब तो उसमें जो इनकम से रिलेटेड जो उनका सर्टिफिकेट चाहिए या दूसरे और जो डॉक्यूमेंट्स जो एफिडेविट्स मांग रहे होंगे,
जी। वो इस कारण से इस बार जो है 66,000 के समथिंग ही आवेदन पूरे प्रदेश से आए, जबकि सीट वैकेंट लगभग 3.25 लाख के लगभग है। अच्छा। और उस 3.25 में भी निजी स्कूलों ने क्या किया कि सभी स्कूलों ने अपनी सीटें पारदर्शिता से नहीं दिखाई। अच्छा। तो इन्होंने लगभग 2 2 लाख सीटें दिखाई थी, अच्छा। जो और भी ज्यादा सीटें बनती थी, परंतु आवेदन फिर भी कम आए। और आवेदन आने के बाद में सबसे पहले सरकार ने क्या किया, इन बच्चों का टेस्ट लेना था। टेस्ट 5 दिसंबर को टेस्ट लिया, जी। उसके बाद में 10 दिसंबर को जी। इन बच्चों का रिजल्ट घोषित करना था। सरकार ने शाम तक अभिभावकों ने वेट किया। सरकार ने ना नोटिफिकेशन को जारी किया, सूचना के लिए मैसेज वगैरह किया, और खाली वेबसाइट पे एक शाम को एक नोटिस जारी कर दिया कि ये जो रिजल्ट है ये 15 तारीख को आएगा। 15 तारीख को नियम 134 का रिजल्ट घोषित हुआ। उसमें भी उन्होंने उस रिजल्ट को कैंसिल करके 16 को एक नई लिस्ट जारी की। अब जो नई लिस्ट जारी की गई, उसमें इन बच्चों को दाखिला लेना था। ये पेरेंट्स बच्चे निजी स्कूलों में जहाँ अलॉट किया गया स्कूल, वहाँ दाखिले के लिए गए। स्कूल वालों ने कुछ स्कूल वालों ने तो कहा कि स्टे लगी हुई है, बहाने बना दिए। कुछ ने कहा कि हम ये चार्ज लेंगे, ये लेंगे, यानी अपनी मनमर्जी से कुछ नियम निर्धारित कर लिए। और कुछ एक ने, ज्यादातर ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम दाखिला बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा। इसके लिए हमने अभिभावकों से बात की। अभिभावकों ने जो हमारे पास आए, हमने उनकी समस्या को उच्च अधिकारियों निदेशालय तक पहुंचाया है। जी। और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी अब कल से हम रेवाड़ी कार्यालय में भी बैठे हैं, जिला सचिवालय में, और जिलों में भी जो मेरे टच में अभिभावक हैं, वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने बच्चों की शिक्षा की मांग कर रहे हैं। जी। एक बात जो आपने कही, 2-3 बातें इसमें से क्लियर हो रही हैं। एक तो स्कूल जो प्रबंधन है उन्होंने ये कहा कि स्टे है। क्या आप, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं और आपको पता है, तो क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई मामला है कि स्कूल प्रबंधन या सरकार के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जिसको लेकर कि किसी भी कोर्ट पे, किसी भी लेवल पे उसको स्टे मिला है इस मुद्दे को लेकर? देखिएगा, इसमें मैं क्लियर आपको बता देता हूँ जी। कि कुछ स्कूल वाले ये जो एक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं हाई कोर्ट का, जी। उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई स्टे लगा हुआ है। अच्छा। उसमें एक वो पुलिस स्टेप का जिक्र है, हाँ। और वो पुलिस स्टेप भी उस केस में था जो सहायता प्राप्त स्कूल है, उनमें 20% सरकार दाखिला कराने का निर्देश जारी किया था, उस केस में है। और उसमें कोई स्टे का मामला है ही नहीं, जबकि अच्छा। स्कूल वाले घुमरा करके उसको स्टे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज कि जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ था इस प्रोसेस के तहत? रेवाड़ी जिले से लगभग 2176 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। जी। पूरे प्रदेश में लगभग 41,386 के समथिंग बच्चे थे। अच्छा, तो जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ये 2176 बच्चे हैं, क्या इनमें से अब तक, क्योंकि आज 23 दिसंबर है, क्या इनमें से आज तक शाम 5 बजे तक किसी भी बच्चे का एडमिशन रेवाड़ी में हुआ है? 1 या 2 बच्चों का उन्होंने एडमिशन तो दिखा दिया, परंतु अभी तक बच्चों को एंट्री स्कूल में नहीं दी है। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने एंट्री दिखा रखा है। अच्छा, 1 या 2 बच्चों का। 1 या 2 बच्चों का। ये तो कोई फिगर ही नहीं है, रेशो नहीं। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आज तक जो स्थिति है प्रशासनिक दृष्टि से, क्या आपको क्या रिस्पांस मिला है अब तक? जो पेरेंट्स के लिए आपने कोशिश की है और उनकी सहायता करने की कोशिश लगातार आप कर रहे हैं इस मामले में, तो आपको कितनी सफलता मिली? क्या प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी या फिर डीईओ रेवाड़ी की ओर से अब तक आपको क्या रिस्पांस मिला? आज का ताजा आप थोड़ा सा मुझे हालात बताएं। देखिएगा, मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि 2 दिन से लगातार अभिभावक और बच्चे जिला सचिवालय पहुंच रहे हैं। वहां जिला सचिवालय में उपायुक्त महोदय मिलते नहीं है, जी। कहीं बाहर टूर में होते हैं या पता नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी। और एसडीएम साहब या अन्य अधिकारियों के माध्यम से बात रखी जाती है, तो वो डीओ और बीओ को बुलाया गया दोनों लगातार, परंतु वो दोनों दिन आश्वासन दे के चले गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये चीजें हमने कुछ अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेज दी है। अगर फिर भी कोई चीज ये नहीं हो पाती है, तो हम रुझान करेंगे कि न्यायालय के समक्ष ये चीज रखी जाए और इन बच्चों को न्याय भी दिलाया जाए। ठीक है। कैलाश चंद जी, इसमें सवाल उठता है, एक तो क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत ये प्रोविजन है, और ये 2003 के तहत
हरियाणा एजुकेशन रूल 2003। हरियाणा का, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सदनों से जो पारित है, लोकसभा से और राज्यसभा से, आरटी एक्ट उसके वो अकॉर्डिंग 25% अलग होते हैं। हाँ 2009 है जिसमें 25% का प्रोविजन है और उसी में ही ये प्रोविजन दिया गया है, 134 ए का भी प्रोविजन उसी में दिया वो गया है। अलग डिफाइन करूंगा, वो अलग रूल है। ठीक है। उसके अंदर पहली से क्लास से 8वीं क्लास तक होता है। हाँ और ये 134 है, ये सेकंड क्लास से और 12th क्लास तक है। ठीक है, दोनों के अंदर 25% होने हैं। होने हैं। तो क्या उसी उसी जो सेंट्रल एक्ट है, क्या उसी एक्ट के आलोक में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नियम यहाँ बनाया? देखिएगा, जो हरियाणा एजुकेशन रूल था ये पहले बना था, और इसके अंदर पहले प्रावधान था 25% दिए जाए, उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल था। तो दोनों रूलों के अनुसार सेंटर वाले के अंदर क्या कि उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट ने मिलकर करनी थी, और जो स्टेट का रूल है उसकी भरपाई जो खामियाजा या जो भी कुछ है वो स्कूल या जो बाकी पेरेंट्स बचते हैं उनके ऊपर भार रखा गया है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया था सेंट्रल एक्ट से रिलेटेड, 2012 की बात है, 2010 में गया, 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत सारे स्कूल गए थे उसमें, रिट दायर किया था उन्होंने। तो उसके बाद से ये जो स्थिति बनी और उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी दृष्टि से नहीं है, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और उसमें ये कहा था कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसमें आरटीई कमिश्नर ही इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे और इसको अक्षरशः पूरे देश में लागू कराएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या आपने, क्योंकि ये बच्चों के मौलिक अधिकार से संबंध रखता है और अब तक अगर प्रशासन उनके मौलिक अधिकार को दिलाने में नाकाम रहा है या निष्क्रिय रहा है, तो ये तो एक तरह से मौलिक अधिकार की उल्लंघन का मामला बनता है। क्या क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिएगा, जो शिक्षा का अधिकार है वो बिल्कुल मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, और उसी के अकॉर्डिंग ये आरटी एक्ट बनाया गया था और उसमें दाखिले होने थे। इसमें चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को भी अथॉरिटियां दी गई है कि किसी बच्चे को इस प्रकार संघर्ष ना करना पड़े, वो देख रेख करें इस मामले में। परंतु जो ये कोई कुछ स्कूल नहीं कर रहे या सरकार नहीं करा रही, इसमें ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चे गरीब रहे और ये अमीर के साथ में ना बैठे। और दूसरी चीज एक और है, मैं आपको स्पष्ट और बताऊंगा, एक सेकंड। ये तो सरासर फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन का मुद्दा लग रहा है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स में आप जाएंगे? क्या वहां आप अप्रोच करेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन में भी मैंने कुछ शिकायतें लगवाई हैं 1-2 साल में। कुछ बच्चों के साथ में इस प्रकार परेशानियां आई, परंतु उन चाइल्ड डिपार्टमेंट से कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, ना बच्चों को कोई रिलीफ मिला और ना हमारे को इसमें समझ में आया, क्योंकि वो अधिकारी या तो काम करना नहीं चाहते या इन बच्चों को अधिकार दिलाना नहीं चाहते। अच्छा, वहां से भी कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो नियम 134 है इसके अंदर भी जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है रूल के ऊपर कि सरकार की जिम्मेदारी है इन बच्चों का दाखिला कराए, और अगर कोई रिम्बर्समेंट की बात है, सरकार और स्कूलों की आपसी लड़ाई है, उसमें बच्चों की शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया जाए। जी। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि क्योंकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है, जो कंवरपाल जी यहाँ हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपने इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री से भी अप्रोच किया, उनके पास भी इस प्रकार की शिकायतें भेजी हैं? देखिए, हम एक बार नहीं बार बार शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, हमारा जो भी ग्रुप है वो बार बार मिलता है, परंतु ना पिछले शिक्षा मंत्री ने इस बारे में ध्यान दिया, ना ये शिक्षा मंत्री इस बारे में ध्यान दे रहा है। हमें इस बारे में बल्कि ये एक शंका हो गई है कि या तो ये निजी स्कूल है या राजनेताओं के खुद के हैं या इनके किसी नजदीकियों के हैं। इस प्रकार से ये इन बच्चों के दाखिला खुद राजनेता नहीं होना देना चाहते, ये सिर्फ इन शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जी, मतलब कुल मिला के स्थिति ये है कि राजनेता, अधिकारी और स्कूल प्रबंधन के बीच एक अनैतिक गठबंधन हो गया है, और जिसने कि बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को भी कुचलने का एक तरह से निर्णय ले लिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल राइट।
ये राजनेताओं और अधिकारियों की शायद कहीं ना कहीं मिली भगत है। और मैं तो स्पष्ट ये भी कहना चाहूंगा, या तो शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री के पास कोई गुलदस्ते पहुंचते हैं निजी स्कूलों से, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब कल तो लास्ट डेट है, 24 है, उसके बाद तो फिर वो कहेंगे कि बच्चे हमारे पास नहीं आए। अब इसका क्या इलाज होगा? आप लॉयर हैं और कानूनी दुनिया में आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं, तो क्या हम ये समझें कि बच्चों के फंडामेंटल राइट्स दिलाने की दृष्टि से आप कानूनी स्टेप्स उठाएंगे आने वाले समय में जल्दी ही? देखिएगा, जो 24 तारीख की डेडलाइन सरकार द्वारा 134 पे दी गई है, उसके अंदर जो भी अभिभावक बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनकी जो शिकायत है निदेशालय को, डीसी को और डीओ को भेज रहा हूँ, और उनका प्रूफ हमारे पास ईमेल का है। उस ईमेल के माध्यम से जो हमारे पास प्रूफ है, तो जो 24 तारीख की डेडलाइन है वो उस शिकायत से खत्म हो जाती है, और इसके लिए हम न्यायालय में जाएंगे अगर ये अधिकारी नहीं करा पाते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा बनेगा? बिल्कुल जी, क्योंकि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है माननीय उच्च न्यायालय ने। अगर सरकार इन बच्चों का दाखिला नहीं करा पाती है, तो ये माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। जी, तो इसमें चाहे शिक्षा मंत्री हों या फिर उसमें जो फाइनेंशियल कमिश्नर होते हैं डिपार्टमेंट के, वो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है डिप्टी कमिश्नर की, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब भी डलेगा अगर आप लोगों की ओर से, तो क्या आप इन लोगों को पार्टी बनाएंगे? जी बिल्कुल, हम इन सभी अधिकारियों को पार्टी बनाएंगे कि इन्होंने अपने जो जिम्मेदारियों को गहनता से उसको लागू नहीं कर किया, तो ये जो भी है कंटेम्प्ट के अधिकारी बनेंगे ये जो है। मतलब कोर्ट के आदेश को इन्होंने पालन नहीं कराया या उसको लागू नहीं कराया, उसको अमल में ये नहीं लागू करा सके, अमल में नहीं ला सके, चाहे जानबूझकर या जिस भी कारण से, तो इसका मतलब है कि ये पूरे जिला प्रशासन से लेकर चंडीगढ़ मुख्यालय तक के वरिष्ठ अधिकारी सभी इसमें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सभी जिम्मेदार हैं, उच्च अधिकारी डायरेक्टर महोदय जो हैं वो भी इसमें उसी प्रकार जिम्मेदार हैं, इसी प्रकार डीसी लेवल के अधिकारी वो सब इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी ना फिक्स की हुई है, तो उसमें सब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। जी, अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक बता सकते हैं क्या कि ये जो 2176 बच्चे रेवाड़ी के सेलेक्ट हुए हैं इस लिस्ट में, तो इनमें से मेल और फीमेल बच्चे कितने हैं? क्या कुछ है आपके पास ऐसा इस प्रकार क्लासिफिकेशन? का डाटा तो अभी मेरे पास ओके, भी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक बिल्कुल लास्ट सवाल आपसे कि इसमें ये 2176 बच्चों के लिए कितने स्कूल्स हैं जिनका नाम इसमें इनको एलोकेट किया गया है? देखिएगा, रेवाड़ी जिले के अंदर जितने भी स्कूल हैं, कोई भी स्कूल दाखिला के लिए एग्री नहीं है, तो और खाली रेवाड़ी के नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश के कोई भी स्कूल दाखिलों के लिए एग्री नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे को हम पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपका संपर्क दूसरे जिले के अभिभावकों से भी हो रहा है या फिर बच्चों से, या फिर और भी लोग इस प्रकार के हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या दूसरे जिलों से भी आपका संपर्क हो रहा है इस तरह का? प्रदेश के प्रत्येक जिले से मेरे पास फोन आ रहे हैं, और उनके ग्रुप भी बना दिए हैं मैंने। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग ग्रुप है, और उसमें उस जिले के ग्रुप में सदस्य जुड़े हुए हैं, और उनको हम सुझाव भी दे रहे हैं कि भाई आपने क्या कार्रवाई करनी है, और जैसा भी उनको समझ में आ रहा है, जैसा तालुका बन पाता है, वो उस अधिकारियों तक अपनी शिकायतें मेरे माध्यम से भेज पा रहे हैं। चलिए कैलाशन जी, हमारी शुभकामना आपके साथ कि आप बच्चों की लड़ाई मजबूती से लड़ें और ये उनके फंडामेंटल राइट्स आप लड़कर उनको अदालत से अंतिम, क्योंकि अंतिम व्यक्ति को आस और उम्मीद बिल्कुल अदालत के दरवाजे पर तक ही जाती है और वहीं से उन्हें संभव है कि न्याय मिल सके और उनके फंडामेंटल राइट्स वास्तव में उन तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ड के साथ जुड़ने के लिए, और फिर आने वाले समय में भी हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे जनहित में, और हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद आपका कैलाशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।